हेलो डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो आज हम मिल रहे हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री में जितने भी आपके पास 3 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक ईयर, उन 3 मार्क वाले क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आखिर 3 नंबर में आता है कोई भी क्वेश्चन तो हम उन्हें कैसे लिखेंगे। और केमिस्ट्री तो पहले से आसान आपकी कर ही दी गई है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको केवल टोटल 10 चैप्टर पढ़ने और 10 चैप्टर में भी आपके पास फिक्स होता है कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, देखिए वो फिजिकल के चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आते हैं, जो फिजिकल वाला भाग है आपसे। और फिर आपके पास जो उसमें फिजिकल जो 3 चैप्टर है, सॉल्यूशन हो गया, वैद्युत रसायन हो गया और वैद्युत बलगतकी हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों से। और फिर उसके बाद आपके पास जो जैव अणु होता है, उस वाले चैप्टर से ही 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 चैप्टर आप मतलब 4 चैप्टर अगर तैयार कर रहे हैं, तो उन 4 चैप्टर को इस हिसाब से तैयार करेंगे कि यहाँ से हमें 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो आइए हम कुछ 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं, उनके आंसर्स लिखते हैं, और ऐसे ही आपको भी लिख के आना है। और जब आप ऐसे लिख के आएंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम क्लास की शुरुआत। और क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, और हम यहाँ पे खुद से एक लिखते हुए चलेंगे, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ कैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमारे पास इसका आंसर लिखना है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज इसे तो आप तैयार करके ही जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आखिर अभिक्रिया का वेग होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन आप लिखेंगे यहाँ पे अभिक्रिया की वेग में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इकाई समय में। बहुत छोटी सी डिफिनेशन हम देखेंगे कि ताकि आप बहुत आसान तरीके से लिख के चले आए, क्योंकि यहाँ पे आपको परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारक है। तो आप ऐसा ये नहीं कि बहुत ज्यादा लिखना होता है 3 नंबर में, आपको टाइम भी मैनेजमेंट करके, इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना होता है। तो आप लिखेंगे इकाई समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों अभिकारकों तथा उत्पादों में हुए परिवर्तन को ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। वेग कहा जाता है। तो ये चीज हो गई कि आप अभिक्रिया के वेग से क्या मतलब समझते हैं। तो आपके पास ये हो गया एक छोटी सी डिफिनेशन, मतलब फार्मूला भी अगर आप यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर लिखे, तो आप यहाँ पे सांद्रता और अपान आप क्या लगा लेंगे, समय, क्योंकि समय के साथ ही तो आप यहाँ पे परिवर्तन कर रहे हैं। तो अभिक्रिया के वेग बराबर सांद्रता अपान समय आप यहाँ से लगा लेंगे, इसको लिख देंगे, तो थोड़ा सा और एक अच्छा सा प्रभाव आपके एग्जामिनर्स पे क्या पड़ जाता है। अब आपको दूसरी हेडिंग डालेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आप यहाँ पे ये नहीं कि हेडिंग लिख के हम बहुत बड़ा करते चले जाएंगे, यहाँ पे आप लाइन 3-4 लाइनों में ही लिखेंगे। तो आप जैसे लिखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ताप बढ़ा सकते हैं, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही सारे प्रभाव तो आपको लिखने हैं। अगर हम कोई उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं, तो उत्प्रेरक क्या करेगा अभिक्रिया के वेग को, तो हम उसी को लिखते हैं। तो आप लिखेंगे ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, यानी आप टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो जल्दी जल्दी अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, यानी अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि निश्चित ताप पे, यानी अब आपको जो ताप है वो फिक्स कर रखना है। निश्चित ताप पर
सांद्रता किसकी? यहाँ पे या तो अभिकारकों की सांद्रता लिख सकते हैं आप। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है अगेन। अभिक्रिया का वेग अगेन क्या होता है? बढ़ता है। मान लीजिए आप जैसे ही अभिकारक की ही सांद्रता बढ़ा रहे हैं ना, तो जितना आपके पास मॉलिक्यूल्स अधिक रहेंगे उतना ही अधिक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अभिकारक जितना अधिक रहेगा सांद्रता उतना अधिक वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर को स्टेबल रखना है, यानी निश्चित टेम्परेचर पे। तो ये हो गया। अब तीसरा लिख सकते हैं कि इसमें उत्प्रेरक। तो पता है कि जब भी हम उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसकी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देता है। और सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, कभी कभी आपसे ये भी 3 नंबर में पूछा जाता है कि सक्रिय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो उसे भी अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरली कि उत्प्रेरक भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इतना ही आपको, ये थोड़ा आप लिखेंगे इस बोर्ड पे तो कॉपी में लिखेंगे, साफ सुथरे से लिखेंगे। आपको कॉपी की ये नहीं कि बहुत वर्ड को हम छोटे छोटे उसे में चिपका चिपका के लिखते जाए, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि साफ साफ दिखे, और लाइनें छोड़ के भी आप लिख सकते हैं। इतना लिख देंगे तो आपके 3 नंबर यहाँ से एग्जामर्स को देके जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि परासरण तथा परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। और ये तो गारंटेड है कि हर बार आपसे कोई ना कोई चीजें आपसे यहाँ से पूछा ही जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी है क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं। और देखिए अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं ना, जरूर ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो प्लीज क्लास को एंड तक अच्छे से देखिए ताकि आप अगर यहाँ पे क्लिक किए हैं तो कुछ बेनिफिट लेके जाए। अब हम देखते हैं कि आखिर हम परासरण किसे कहेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे परासरण दाब किसे कहेंगे। तो ये दोनों आपसे पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे इसका आंसर, जब पदार्थ के अणु एक, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको जरूर डालनी है, पारगम्य झिल्ली के सापेक्ष, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है तो उसके अनुसार जैसे हम लिख सकते हैं कि सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, परासरण कहते हैं। एग्जाम्पल में भी आप जैसे याद रख सकते हैं कि मम्मी ने कहा कि नो रात में बादाम भिगा दियो, अगर आपने नहीं भिगाया तो फिर सुबह तो डांट चप्पल मिलने ही वाली है। तो जो भी हम किशमिश हो गया, बादाम हो गया, राजमा हो गया, चना हो गया, जब हम उसको भिगोते हैं तो उसके बाहर एक लेयर होती है, सबकी लेयर होती है, उसे हम हटाएंगे तो वो छिल जाएगा, किशमिश जो भी हो। तो वो लेयर होती है और उसको हम पानी में डालते हैं तो पानी ब्लैक होता है जैसे हम जनरली यूज करते हैं। तो जो पानी है उसमें सांद्रता कम होती है, और जो आपके पास किशमिश हो गई, बादाम हो गई, उसमें अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल्स लें तो वहाँ पे सांद्रता क्या है, एक अधिक है। तो देखते हैं कि वो उस पारगम में झिल्ली को, जो जल होता है वो जाते जाते उसको क्या करता है, भिगा के बड़ा कर देता है, उसको फुला देता है, उसमें पानी की मात्रा आ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप बस यही याद रखिएगा एकदम, क्योंकि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि अधिक सांद्रता से कम की ओर या कम से अधिक की ओर। तो आप याद रखेंगे वही, मम्मी ने कहा था कि
राजमा भिगो देना, सुबह सब्जी बनानी है तो राजमा भी उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है और हम जल में भिगोते हैं तो वो लेयर से जल अंदर जाता है और वो फूल जाता है। तो यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है तो वो क्या कहलाता है? परासरण ही कहलाता है। अब आप देखेंगे परासरण दाब, तो दाब से पता चला कि कुछ तो हम इसी में करेंगे, कुछ दाब वाब लगाएँगे। तो परासरण दाब से आपके पास क्वेश्चन भी आता है, तो हम यहाँ पे इसका फ़ॉर्मूला भी देख लेंगे और उस फ़ॉर्मूले में क्या-क्या चीज़ें यूज़ गई हैं उसको भी देख लेंगे, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वहाँ पे आप आसानी से लगा सकें। तो 3 नंबर में या तो आपसे ये पूछा जाता है या तो परासरण दाब पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर परासरण दाब किसे कहते हैं। हेडिंग कर लीजिए परासरण। अब हम कंजूसी कर रहे हैं जगह के लिए लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि कॉपी वहां से अच्छे से बड़ी आती है तो आप अच्छे से ही वहां लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उच्च सांद्रता, इन्वर्टेड कॉमा ही लगा लेते हैं, वाले विलयन विलयन पर लगाया गया बाह्य, क्योंकि हम बाह्य लगाएंगे ना, बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे। परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। आगे आपके पास ये डिफिनेशंस हो गई। इतना लिखने के बाद आप एग्जामिनर्स जी को प्रसन्न करने के लिए लिख देंगे इसका फार्मूला पाई बराबर ICRT, और इसमें आप डिफाइन भी करेंगे कि आई क्या है, तो आई क्या है? वन ऑफ फैक्टर है, सी आपके पास कंसंट्रेशन है, आर जो है वो स्थिरांक, गैस स्थिरांक है, और टी आपके पास क्या है? टेम्परेचर है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली लिख लें जो आपके पास सी हो गया वन हाफ गुणांक, सी आपके पास हो गया सांद्रता, आर आपके पास हो गया गैस स्थिरांक, और जो टी आपके पास हो गया वो क्या है? ताप हो गया। तो इतनी चीजें भी आप वहां पे लिख लेंगे। इस फार्मूले को लिखने पे आप लिख देंगे जहां आपके पास जो हम पाई से परासरण दाब को प्रदर्शित करते हैं, जहां पे आई आपके पास वन फैक्टर है, सी आपके पास सांद्रता है, और आर गैस स्थिरांक है, और टी क्या है? टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार। और अब हम देखते हैं, कभी आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए 3 नंबर या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो हम इसे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि ये परासरण से ही रिलेटेड है, कोई तो आपसे जरूर इससे पूछा जाएगा कि प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, भाई उल्टा परासरण किसे कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। तो RO का तो नाम आपने सुना होगा, RO का पानी भी पिए होंगे, और शुद्ध होता है, सभी के मतलब घरों में लगा भी होता है। रूरल एरिया को छोड़ दे, शहरों में तो बिना आरओ के काम चलने वाला नहीं है। तो जो आरओ है, आरओ का मतलब ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी प्रतिलोम परासरण। सोचिए आज आप पढ़ ले रहे हैं कि आखिर वो कैसे पानी को प्योर करता है। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी परासरण का क्या होने वाला है? ये उल्टा होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखें, यहाँ से ये वाली छोड़ के हम लिख देते हैं, यदि विलयन पर इसके परासरण दाब से अधिक
दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा बदल जाती है, की दिशा बदल जाती है। देखिए, सबसे पहले हमने परासर देखा, तो परासर था कि वो कम सांद्रता से अधिक कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा था परासर जनरली। लेकिन हम चाह रहे थे कि अब ये रुक जाए भाई, अब हमें परासर नहीं करवाना है। तो क्या करिए, क्या हम वहां पे परासर दाब लगा दिए, जिसके कारण वहां पे परासर की क्रिया क्या हो गई, बंद हो गई। अब हमें और चैन नहीं मिला, क्योंकि जो इंसान है वो खुरापाती दिमाग तो लगाता रहता है। अब कहते हैं मैंने ये देख लिया कम से अधिक की ओर जा रहा है, फिर इसे रोक भी लिया, क्यों ना हम इसे उल्टा करवा दे, तो वही कहलाता है परासर दाब। इसमें हम क्या कहते हैं, जो परासर दाब हम लगाते हैं उससे अधिक दाब लगा देंगे। तो जब उससे अधिक दाब लगाएंगे तो यानी वो जो कम से अधिक की ओर जा रहा था, अब ये अधिक से कम की ओर जाने लगेगा, और यही आपकी कहलाती है परासर दाब। तो यहाँ पे लिख देंगे कि परासर की दिशा बदल जाती है, यानी अब अणुओं का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने लगता है, कम सांद्रता की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को ही परासरण दाब प्रतिलोम परासरण कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। और आरओ याद रखिएगा कि आरओ में जो फिल्टर होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस यानी प्रतिलोम परासरण ही है। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और हम अगर तैयार कर लें तो हमें एग्जाम्स में तो भी मजे आ जाए लिखने में। बस अगर देखिए क्वेश्चन आता है ना, तो बस लिखते जाओ तो एक अलग ही हैप्पीनेस आती है, एक अलग ही इंजॉय आता है। तो प्लीज बच्चों, उस एंजॉय को फील करने के लिए पढ़ तो लो, पढ़ लोगे फिर उस एंजॉय को भी महसूस कर लेंगे। ये जो दिन है ना, एक ही बार आएगा एग्जाम्स का, तो इस एग्जाम्स को भी एंजॉय करो भाई, हर एक पल को एंजॉय करो जिस तरीके से करना है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके आंसर। आपसे पूछा जाता है कि निनस्त समीकरण लिखिए और इसका उपयोग भी लिखिए। 3 नंबर में आपसे मान लीजिए 1 नंबर आपके समीकरण लिखने में मिल जाएगा, और मान लीजिए 1 2 3 आप उपयोग लिखेंगे तो 2 नंबर उस पे मिल जाएगा। तो आपको केवल निनस्त समीकरण को लिखना होता है वहां पे। तो आप क्या करेंगे, निनस्त समीकरण को आप लिख देंगे। तो आपके पास समीकरण होता है E बराबर E0 माइनस 2.30 NF RT ln, यहाँ पे MR और MP हम लिख सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की सांद्रता और नीचे हम प्रोडक्ट की सांद्रता लिखते हैं। तो ये हो गया आपके पास नेनोस्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि इसमें जहाँ पे वही लिखेंगे कि R जो है वो गैस स्थिरांक है, T टेम्परेचर है, N संख्या है आवेश, मतलब कितने आवेश कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जा रहे हैं, और जो F है ये आवेश फैराड इसका मात्रक होता है। यहाँ से ये F उसका मात्रक हो गया, और E जो है वो इलेक्ट्रोड विभव है, और जो MR और MP मतलब लिया गया है ये हमारी अभिकारक तथा P का मतलब है उत्पाद, प्रोडक्ट की क्या है सांद्रताएं हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे इसके उपयोग। उपयोग, आखिर हम इसका उपयोग करते कहाँ पे हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं निनस्ट समीकरण का उपयोग सांद्रता, यानी यहाँ से हम सांद्रता भी तो निकालते हैं, सांद्रता
की गणना के लिए किया जाता है। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं कि समीकरण का उपयोग पोटेंशियोमीट्रिक, इसे आप थोड़ा सा याद रख लेंगे कि क्योंकि ये प्रोसेस तो आपको पढ़नी नहीं, बस यहाँ से याद रख सकते हैं। पोटेंशियोमीट्रिक अनुमापन और घुलनशीलता घुलनशीलता में किया जा सकता है। फिर इसकी हम मानक वहां पे निकालते हैं। इसका गैर मानक परिस्थितियों में सेल क्षमता के निर्धारण को सक्षम बनाता है। यहाँ से निर्धारण को सक्षम बनाने में ये हो गया आपके पास। यहाँ पे इतना हम इसका 2-3 क्या कर देंगे, उपयोग लिख देंगे, तो और एक नॉस्ट इक्वेशन लिख देंगे और 3 नंबर हम यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव और ई जो नॉट होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव और RTNF, तो ये सारा चीजें हमने लिखा था। एन संख्या होती है, F जो है वो उसकी सांद्रता है। जो यहाँ पे MRMP लिया गया है ये प्रोडक्ट की सांद्रता तथा रिएक्टेंट की सांद्रता है। फिर उसके बाद आप से पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए हमने केमिस्ट्री में जितने भी नियम है सबकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पे सारे नियम को जाके तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपसे कौन सा नियम पूछ दिया जाए। और 4 नियम तो हैं डियर स्टूडेंट, 4 ही नियम है और 4 नियम बहुत ही आसान है। अगर आप उन्हें तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर क्या हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 2, 3, 4 एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। एक नंबर में शायद पूछ दे कि उपयोग नियम पूछ दे, किसी में उपयोग पूछ दे, तो आपका 4 अगर ये 4 नियम तैयार कर लेते हैं तो आपके पास बहुत 5-6 नंबर भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए किसी पे सवाल ही आ जाता है, जैसे हेनरी के नियम पे ही सवाल आ जाएगा तो आप लगा लेंगे, तो वहां से 2-4 नंबर जो भी मिल जाए। तो कोलराउस का नियम क्या है, यहाँ पे हम मतलब क्या लेते हैं, यहाँ पे आपके कोलराउस का नियम लिखना है। किसी विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के धनायनों तथा ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होती है। यही होती है आपके पास मोलर चालकता। जैसे कि हम ले लें यहाँ पे लैम्डा, ये अनंत तनुता पे हो गया, और यहाँ हमने मान लीजिए NaCl ले लिया। तो कोलराउस ने ये बताया था कि यहाँ पे हम जब लेंगे चालकता है तो Na
प्लस और Cl-। यही होता है आपके पास। कुलराउस ने इसी नियम को प्रदर्शित किया था। जरूरी नहीं कि आप NaCl ने, कोई भी आप यहाँ से विद्युत अपघट्य ले सकते हैं। और इसका जो उपयोग है, हम यहाँ पे उपयोग इसका एक है कि अभिक्रिया की वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में और दुर्बल विद्युत अपघट्यों को प्राप्त करने में, दुर्बल विद्युत अपघट्य या अपघट्यों को प्राप्त करने में। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आपको अच्छे तरीके से चाहिए तो इस पे वीडियो सेपरेट बनी हुई है, आप वहां से जा से देख सकते हैं। क्योंकि अभिक्रिया कोटि को हम अल्फा से दिखाते हैं और वहां पे जो होते किसी भी सांद्रता पे हम ले लेते हैं वहां पे मोलर चालकता, और अनंत पे ले लेते हैं मोलर चालकता, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन की क्षमता हम ज्ञात कर लेते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो आसानी से अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के कैटेगरी में आते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है आपके पास, ये जो क्वेश्चन आ गया है आपके पास जैव मॉलिक्यूल से, और जैव मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन आपके आते हैं 3 नंबर की। तो आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं। तो इसे हमने बताया भी है, और अगेन हम फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो जो प्रोटीन का विकृतीकरण है, क्या आप ऐसे ही संरचना विकृत हो गई तो बोल देंगे प्रोटीन का विकृतीकरण है? नहीं, थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ताप व अम्ल क्षार के प्रति संवेदनशील होता है, होती है। इतना लिखने के बाद देखेंगे कि जब प्रोटीन को गर्म करते हैं तो यह स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, जिससे प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना विकृत हो जाती है, हो जाती है और अपने जैविक संरचना को खो देती है। लेकिन प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, विकृतीकरण कहते हैं। जैव संरचना के आधार पर जैविक क्षमता लिख सकते हैं आप यहाँ से, जैविक क्षमता को।
यानी जब भी जो प्रोटीन है वो अम्ल और क्षार के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। तो जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो इसकी जो प्राथमिक और द्वितीयक संरचना है वो विकृत हो जाती है। यानी गर्म करने से ये स्कंदित हो जाती है, जम जाती है, यानी उसकी संरचना को बिगड़ जाती है। जब उसकी संरचना बिगड़ जाएगी तो ये जैविक क्षमताओं को भी क्या कर देती है, खो देती है। इसके पास जो प्रोटीन का कार्य होता है कि मतलब ये हमारे शरीर कोशिकाओं की मरम्मत करना, वृद्धि करना, ये सब अब इसके बस की बात नहीं रहती है। यानी प्रोटीन विकृत हो गया है, तो इसी को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। लेकिन इस सब में जो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है वो जैसी की है वैसे ही प्राथमिक संरचना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही होता है आपके पास प्रोटीन का विकृतीकरण। तो ये हमने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर उसके बाद एक दो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, ताकि 3 नंबर के क्वेश्चन अगर आप ये सेशन देख लेते हैं तो जरूर आपके यहाँ से मान लीजिए 4 या 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप मैक्सिमम बोला जाए तो आप सभी कर सकते हैं, या तो कम से कम आप 2 3 4 क्वेश्चन तो यहाँ से कर ही सकते हैं, और यही आपको मिलेगा, कुछ अलग से नहीं आने वाला है। तो प्लीज डियर स्टूडेंट, डियर भाई बहन, आप अच्छे से इसको देखिए। तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको हमने कहा कि आपके पास जो जैव अणु हो उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे उसी में डीएनए और आरएनए की संरचना है, तो ये तो थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को प्लस पॉइंट मिल जाता है, और बाकी जो भी हमारे मैथ वाले स्टूडेंट है उनको तो थोड़ा रटना ही पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए और आरएनए में अंतर, तो ये कोई बहुत ही डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही आसान है। डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए, और अगर आपने 10 पढ़ा होगा तो उसमें तो पढ़ा ही होगा डीएनए और आरएनए, तो थोड़ी बहुत मेमोरी बची होगी, तो आप ज्यादा अनपरिचित तो होंगे नहीं डीएनए और आरएनए से। तो आप लिख रहे हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए। अब मान लीजिए आपके पास 3 नंबर में आता है तो कम से कम तो आपको 4 अंतर यहाँ पे क्या करने होंगे, लिखने ही होंगे। डीएनए हो गया और इधर आप आरएनए लिख लीजिए और यहाँ पे आप लाइन लगा लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो डीएनए में है, डीएनए में डीऑक्सी डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। और आरएनए में वनली राइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। फिर आप लिखेंगे ये डीएनए है, जो डीएनए है एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों बार बार मुझसे डी लिखा जा रहा है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। और आरएनए क्या है? तो भाई आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, कार्य करता है। यानी जो डीएनए है वो आपके आनुवांशिक लक्षण हैं उनकी सूचना को पीढ़ी दर पहुंचाएगा, और जो आरएनए है वो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करेगा। तो हो गया दोनों का कार्य। अब एक थोड़ा लर्न करने वाला है कि जो डीएनए में थाइमिन, थाइमिन, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, और जबकि आरएनए में यूरेसिल, यूरेसिल नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 3 आपने लिख लिया, आप 3 भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि 4 लिख लें। तो क्या है इसमें, तो आप बहुत बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो डीएनए है
द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित होता है। और सिंपल जो आरएनए है एक श्रृंखला वाला होता है। जो आरएनए की संरचना है वो सिंगल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है और जो डीएनए की संरचना है वो डबल हेलिकल स्ट्रेट होती है इसकी संरचना। तो ये हो गया आपके पास डीएनए तथा आरएनए में अंतर जब भी आएगा तो आप यहाँ से इस तरीके से लिख लेंगे। फिर आपके पास एक और अंतर इसमें पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं, SN2 अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मतलब एक आणविक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया तथा द्विआणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हिंदी में लिखेगा और द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में SN1 और SN2 पढ़ते हैं। इसके नाम पे मत जाइएगा इसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा नाम से है अपने हटके। तो हम लिखते हैं कि जो SN अभिक्रिया N1 है तो हम N से बोल सकते हैं कि ये एक आणविक अभिक्रिया है, एक आणविक अभिक्रिया है। ये इधर होगा नहीं, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर ताकि सारे क्वेश्चन यहीं से अंतर हम यहाँ पे लिख लें। ये हो गया आपके पास 2 और जो SN2 रिएक्शन है तो ये द्विक अणुक अभिक्रिया है, द्विक आणविक प्रतिस्थापन लगा लीजिए, प्रतिस्थापन या तो पूरा ही लिख लो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। उसमें भी आप लिख सकते हैं कि ये एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक का नाभिक रागी होता है, इसे नाभिक से प्यार का होता है। और एक होता है नाभिक से नफरत, एक होता है नाभिक से प्यार। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। अब ये जो SN1 अभिक्रिया है यह 2 चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। और जो SN2 अभिक्रिया है यह एक चरण में होती है। यहाँ पे कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है और इसमें कार्ब धनायन नहीं बनता है, नहीं बनता है। जब ये 2 चरणों में थी तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये हम और एक और लिख सकते हैं, ये इसका जो क्रम होता है ये 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री होता है, यानी 3 डिग्री में सबसे अधिक होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। अभिक्रिया का वेग हम यहाँ से लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होता है। तो ये तो आप 1 डिग्री 2 डिग्री से परिचित होंगे भाई, केमिस्ट्री के लास्ट दिन आ गए। अब ये तो पाप मत कहिए कि हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री नहीं पता, ये महापाप होने वाला है भाई, पता होना चाहिए सबको। फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पूछा जाता है बहुत बार कि यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हमने जैव अणु में बताया ये, तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर आप तो हिंदी में से लिखेंगे तो मान लीजिए हम इसको ऐसे ही बता देते हैं। तो होता है मोनोसैकेराइड शर्करा के आधार पे, सैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सैकेराइड और यहाँ पे होता है पॉलीसैकेराइड।
सैकेराइड। इसमें आपको लिखना होता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और यहाँ पे डाइसैकेराइड। तो जो ओलिगो में आता है यहाँ से आपके पास डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, और इसकी डिफिनेशन भी आप लिख लेंगे। मोनोसैकेराइड वो कहेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट वे जो जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल अणुओं में या नहीं टूट सकते, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। फिर जो ओलिगोसैकेराइड आ जाएंगे तो ओलिगोसैकेराइड में भी हम 3 डाई ट्राई टेट्रा कर सकते हैं। तो डाइसैकेराइड को जब आप डेफिनेशन लिखेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात 2 डाइसैकेराइड अणु देते हैं, उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। और जब वे कार्बोहाइड्रेट होगी जो जल अपघटन के पश्चात 3 मोनोसैकेराइड के कंपाउंड्स या यौगिक देते हैं तो उसे हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल हो जाता है चीनी को जब हम जल अपघटित करवाते हैं तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में टूट जाती है। और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये 2 मतलब 2 या 2 से अधिक जब मोनोसैकेराइड में टूटते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ये होता है आपके पास इसका वर्गीकरण। और कभी-कभी शर्करा और अशर्करा में भी आप बताते हैं, तो जिसमें मतलब मीठा पाया जाता है उसे हम शर्करा कहते हैं, जिसमें मीठापन नहीं होता है उसे हम अशर्करा कहते हैं। तो जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो अशर्करा होते हैं और ये जो होते हैं वो शर्करा युक्त होते हैं। मोनो तथा ओलिगो शर्करा युक्त और जो पॉलीसैकेराइड होता है वो शर्करा अशर्करा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो होता है पॉलीसैकेराइड ये अशर्करा और ये जो दोनों होते हैं ये शर्करा युक्त होते हैं। शर्करा का मतलब क्या होता है कि मतलब शर्करा इसमें इस डिफाइन में बताइए कि ये मीठे होते हैं स्वाद में और ये मीठे नहीं होते हैं। जैसे कि सेल्यूलोज, इसका एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सेल्यूलोज, और इधर आप चीनी उनी जो भी है उसको बना सकते हैं। तो ये थे आपके 3 नंबर के बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इस सेशंस को देख लेते हैं तो एकदम कंफर्म है कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये सेशंस और हमारी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को बना दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी मेहनत करके और भी अच्छी क्लासेस लाते रहें। और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड।